हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री में भी हम ये देखेंगे कि आज जो आप हिमाचल में लोग देख रहे हैं बेसिकली वो लोग किस तरह से हिमाचल में आए। सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल की दोस्तों, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अभी आप लोगों को हिमाचल की हिस्ट्री जानने के लिए। हिमाचल को जानने से पहले हमें दुनिया को भी जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन कि इंसान बना किस तरह से। ठीक है, डोंट वरी, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री को समझने के लिए हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ह्यूमन एवोल्यूशन को देखें कि इंसान की इवॉल्व हुआ किस तरह से। सबसे पहले अब इस इंसान को देखो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को देखो, होमो हैबिलिस को देखो, उसके बाद होमो इरेक्टस को देखो और यहाँ पे रुक जाओ। होमो इरेक्टस और इस वाले इंसान में क्या डिफरेंस आपको देखने को लग रहा है? होपफुली तुम डिफरेंस समझ चुके होंगे कि इसका डिफरेंस क्या है, कि इसकी पीठ जो है वो स्ट्रेट है, इसकी पीठ उतनी स्ट्रेट नहीं। बाकी और भी चेंजेस हैं, उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये पीठ सीधी होगी, अपना काम यहीं पे बेसिकली चालू हो गया। ठीक है, अब होता ये कि इंसान का जो एक्चुअल में उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है अफ्रीका से। अफ्रीका में भी इथोपिया जो दोस्तों, वहाँ पे इंसान के एविडेंसेस मिले हैं। अब इंसानों के जब एविडेंसेस की मैं बात करूँगा तो दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। जब मैं एविडेंस की बात करूंगा दोस्तों, तो ये साक्ष्य होते हैं दो टाइप के। एक हो सकता है कि तुम्हें इंसान के डायरेक्ट बोन्स मिले या कंकाल मिले, हड्डियां मिले। ठीक है, हो सकता है तुम्हें कहीं पे इंसान की हड्डियां ना मिले, लेकिन फिर भी तुम वहाँ पे इंसान थे ऐसा मान के चलते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे तुमको कुछ ऐसे टूल्स मिलते हैं इंसानों के, जो टूल्स जैसे कि पत्थर होंगे वो आगे से नुकीले कर दिए गए होंगे। ठीक है जी, तो उन पत्थरों को देख करके भी आप बता सकते हो कि यहाँ पे भी कोई इंसान तो था, ज़रूर था। क्लियर हुआ? या तो तुमको क्या मिले, कंकाल मिल जाएं, या तुमको टूल्स मिल जाएं। तो इंसान की उत्पत्ति के जो मेन सोर्सेज है दोस्तों वो अफ्रीका से ही मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न जो मैन है, या फिर होमो इरेक्टस को मैं लेके चल रहा हूँ अभी, जिसकी पीठ सीधी हुई, वो होमो इरेक्टस अफ्रीका में से निकल करके दुनिया के अलग अलग ग्लोब में उसने क्या कर दिया, मूव करना स्टार्ट किया। क्लियर है, वो दुनिया भर में मूव कर गया और इसी कड़ी में वो कहाँ पे एंटर कर गया, हमारे इंडिया में भी एंटर किया होमो इरेक्टस। अब जैसे ही होमो इरेक्टस आया दोस्तों, तो आप लोगों को दो चीज़ें दिमाग में लेके चलनी है। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमको कुछ एविडेंसेस चाहिए होते हैं, बिना साक्ष्यों के आप हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते। तो एविडेंसेस आपके देखो, हिस्ट्री भी आपकी बेसिकली अगर डिवाइड करूँ तो कुछ तीन हिस्सों में डिवाइड करके चीज़ों को पढ़ूंगा मैं। सबसे पहले आपके पास क्या होती है, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री दोस्तों हिस्ट्री के उस हिस्से को कहा जाता है जब ना तो इंसान को लिखने की समझ थी, ना उसको पढ़ने की समझ थी, उसका कोई भी आपको रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। ये ऐसा मान लो कि एक आप ऐसी मूवी देख रहे हो प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री को एक ऐसी मूवी समझो कि जिस मूवी में ना तो भाई साहब सबटाइटल चले हुए हैं, ठीक है, ना लोग डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, आप बस सुन रहे हो उनको, सुन के रहे हो, देख रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो ये वो प्री हिस्ट्री है। बस तुम खुद तुक्का लगाओ, खुद अपनी समझ से जो कुछ समझ सकते हो वो समझो। क्लियर हुआ? अब दोस्तों आती है इसके बाद नेक्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर आता है, उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री का एक दिक्कत ये है कि प्रोटो हिस्ट्री में जो डायलॉग्स हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो ये वो मूवी है जिसमें कि डायलॉग्स तो हैं, लेकिन तुमको वो डायलॉग्स की लैंग्वेज ही नहीं आती। वो डायलॉग्स तो लिखे ही हैं दोस्तों, लेकिन वो डायलॉग भी है इसमें। ठीक है, एक्टिंग हो रही है, डायलॉग्स भी चल रहे हैं, सब टाइटल्स भी चल रहे हैं, लेकिन वो सब टाइटल तुम्हें पढ़ने ही नहीं आते, तुम्हें वो लैंग्वेज ही नहीं आती। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री का एक फेमस एग्जाम्पल दोस्त क्या है, वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमको आईबीसी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने आई आज तक। ठीक है, उसको हम आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। क्लियर हुआ? तो प्रोटो हिस्ट्री क्या हुई, ऐसी मूवी दोस्त जिस मूवी, वो मूवी चली तो हुई है, लेकिन उस मूवी का एक्चुअल में तुम्हें क्या, उस मूवी की लैंग्वेज नहीं आ रही, तुमको सबटाइटल दिख रहे हैं लेकिन तुमको फिर भी मूवी समझ नहीं आ रही, तो प्रोटो हिस्ट्री वो हुई। उसके बाद दोस्तों आती है हिस्ट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हिस्ट्री में दोस्तों। क्या है, सबसे पहले आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड मिलेगा तुमको, और भी बहुत से एविडेंसेस मिलेंगे हिस्ट्री में। तो जब रिटर्न रिकॉर्ड और तुमको अंडरस्टैंडिंग एबल रिकॉर्ड है, दैट रिकॉर्ड विच यू कैन डिसाइफर, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उस को बोला जाता है हिस्ट्री। तो एक्चुअल में जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, हम हिस्ट्री को आर्कियोलॉजी से भी पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री को टूल से भी समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल की,
अब इंडिया को छोड़कर ये हिमाचल में आते हैं। तो सर हिमाचल की जब बात करते हैं ना, तो प्री हिस्ट्री के टाइम पे, ये वो टाइम फेज़ है, प्री हिस्ट्री वो हिस्सा है जब इंसान ना तो लिख रहा है, ना तो पढ़ रहा है, ना भाई साहब उसको लिखने समझे कि कोई समझ है, वो हिस्सा सही है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, हिस्ट्री को समझने के लिए हो सकता है या तो तुम्हें क्या मिल जाए, या तो तुम्हें कंकाल मिल जाए, ह्यूमन एविडेंस मिल जाए, या तो हो सकता है तुम्हें टूल्स मिले। तो हिमाचल में हमको एविडेंस, हमको ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक फॉसिल सो मिला हुआ है, फॉसिल बोले तो कंकाल मिला है, लेकिन उसको, उस कंकाल को कहा जाता है रामा पिथेकस, पिथेकस सही था, ठीक है। आई एम श्योर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, रामा पिथेकस, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, रामा पिथेकस, ये एप है, ठीक है, ये इंसान नहीं है, ये एप है। ये लगभग 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ साल से पहले का एक एप है, एक कंकाल है, एक आदि मानव है, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों में मिला आपको, यहाँ पे बिलासपुर के नीचे वाले हिस्से में। इसको कंफ्यूज नहीं करना इंसान से, ये इंसान नहीं था। तो फिर इंसान के एविडेंस कैसे मिले तुमको? दोस्तों इंसान के एविडेंस हमको बहुत बाद में मिलते हैं। हमको इंसान के एविडेंस मिलते हैं लगभग 5 लाख से लेकर के 20 लाख साल के बीच में, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 500 लाख से लेकर 20 लैक्स के बीच में रहा होगा इंसान। वो कौन से इंसान थे? वो इंसान थे जिनके पत्थर हमको ये मिले हुए हैं। मैं, मेरे को लगता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ तुमको थोड़ा सा, मैं फिर से रिपीट करूँगा चीज़ों को। मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो या तो मान लो तुमको कंकाल मिल गए, तो तुम कंकाल को देख करके बोल दोगे कि हाँ यार यहाँ से कंकाल मिले, तो हम क्या करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा तुमको यहाँ पे बिलासपुर में कंकाल मिल रहा है, ठीक है, और आपने बोला कि ठीक है हमको कंकाल मिल गई। अब हमने ये मान लिया कि अगर कंकाल यहाँ पे है तो इंसान भी रहा होगा यहाँ, ठीक है। या तुमको मिल गई यहाँ पे बाणगंगा अपनी कांगड़ा की वैली में, तुमको क्या मिल गया यहाँ पे, तुमको टूल्स मिल गए। टूल्स क्या होंगे उस समय? पत्थर होंगे मिले ना, तो पत्थरों को काट करके कुछ नुकीले पत्थर बनाए होंगे, आपको पत्थर मिल गए। तो आपने बोला यार यहाँ पे मेरे को एविडेंस मिल रहे हैं कि यहाँ पे इंसान था। कैसे लगा पता? या तो टूल्स मिल गए, या फिर आपने क्या पाया कि आपने पाया कि यार इंसान की हमको क्या मिली है, हड्डियाँ मिली यहाँ पे। लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, इंसान की जो एक्चुअल में शिवालय की पहाड़ियों में हड्डियाँ मिली हैं, वो इंसान की हड्डियाँ नहीं मिली, वो मिली आपको किसकी? एप की। क्लियर हुआ? एप की हड्डियाँ मिली, बंदर, क्या बंदर कहूँगा इसकी, एप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इंसान नहीं था, ये होमो इरेक्टस नहीं था, ना ये होमो सेपियन सेपियन था, ये एप था दोस्त, जो कि आदि मानव टाइप था, जिसकी आपको यहाँ पे हड्डियाँ मिली, जिसको आप रामा पिथेकस कहते हैं, पिथेकस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एप तो हो गया क्लियर। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आपके पास प्री हिस्ट्री के टाइम पे भी आपको अब क्या होगा इस एरिया में, ठीक है, कहाँ पे? 3 रीज़न याद रखना है हिमाचल में। एक कांगड़ा, ठीक है, पहले डिस्ट्रिक्ट याद कर लेनी, कांगड़ा। दूसरा आपको याद रखना है बिलासपुर, दिस इज़ बिलासपुर। तीसरा आपको रखना है यहाँ पे सिरमौर। कौन सा? कांगड़ा, देन कम्स बिलासपुर, उसके बाद लास्ट में अपने याद कर रखना है सिरमौर। अभी सारे शीशे वाले का पहाड़ है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसमें भी आपको 3 वैलीज़ याद रखनी है, नदी के किनारे वैलीज़ होती हैं, और इंसान आपको हमेशा नदी के किनारे ही मिलेगा। कारण ये कि पानी मिल जाएगा, पानी के आसपास तुमको पता है कि बहुत से जीव जंतु रहते थे, उनका शिकार करने का उसको आसानी से वहाँ पे एरिया मिल जाएगा, हंटिंग के लिए मिल जाएगा, तो वो वहाँ पे अच्छे से रह सकता है। और बाद में अगर उसने खेती करनी है, तो खेती के लिए उसको नज़दीक पानी भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आईबीसी के केस में था, इंडस वैली सिविलाइजेशन केस में, कि इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी इसलिए है क्योंकि वो नदी सिंधु के किनारे बसी थी। उसी तरीके से हिमाचल में 3 आपको मेनली क्या देखने को मिलेंगी, 3 साइट्स मिलेंगी जहाँ पे आपको टूल्स मिले। क्या तुमको यहाँ पे क्या मिले? तुमको यहाँ पे कंकाल नहीं मिले, तुमको टूल्स मिले, ठीक है। तो देखो पेबल मिले तुमको, पत्थर, चॉपर्स काटने के लिए चॉपर यहाँ पे मिले तुमको, कहाँ पे? 1951 में आपको ये सारे पत्थर, चॉपर, टूल्स कहाँ मिले दोस्त? ये मिले सिरसा सतलुज वैली, जो कहाँ पड़ती है? बिलासपुर में। अब ढूंढने वाला व्यक्ति था ओलफ परफुर। अब दोस्तों आपके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, तीनों साल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैली भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ढूंढने वाला इंसान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिरसा सतलुज वैली ऑफ बिलासपुर वॉज अ फर्स्ट वैली जिसमें कि इंसान के एविडेंस मिले हैं। और एविडेंस क्या? एविडेंस उनको टूल्स के रूप में मिले, पत्थर के रूप में मिले। अब देखो ना, पत्थर है तो पत्थरों की नक्काशी इस तरह से की हुई है कि वो कोई इंसान ही कर सकता है। एप के पास इतना दिमाग नहीं था भाई कि वो क्या करे, पत्थरों को काटे। ये दिमाग आता आपके पास होमो इरेक्टस के पास, जो पीछे बताया ना तुमको, जिसकी पीठ से दी हुई थी, ये जो होमो इरेक्टस, इसके पास थोड़ा सा माइंड शार्प हुआ था इसका। ये काट छटाई वाला काम ये स्टार्ट कर दिया था इसने कि पत्थर नुकीला कर लूँगा और चमड़ी काटने के लिए हेल्पफुल होगा, शिकार करने में हेल्प हो जाएगा। और होमो सेपियन सेपियन तो तुमको पता है, ठीक है, ये तो सबसे, अब इसकी क्या ही कहना है, ठीक है, सबसे स्मार्टेस्ट, ठीक है। मिसाइलें फेंक दो इसे एक दूसरे के ऊपर, इतना स्मार्ट हो गया है,
एटॉमिक बॉम्ब बना दिया इसने, ठीक है, ये बहुत ही स्मार्ट है। चलिए जी, पेबल चॉपर और कहाँ पहुँचे थे, अच्छा हाँ, 1951 में सिरसा सतलुज वैली में बिलासपुर में आपको ओलफ प्रफुर के द्वारा क्या बनाया हुआ, ये पहली बार डिस्कवर कर दिया इन्होंने, क्लियर हुआ, ये पत्थर ही थे बेसिकली, क्लियर हुआ। उसके बाद 1959 में बीबी लाल साहब ने बाणगंगा, ये बाणगंगा ब्यास है, बाणगंगा ब्यास पड़ती है दोस्तों कांगड़ा में, ठीक है, बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास, एंड ब्यास एक्चुअली में ब्यास जो है वो निकलती तो यहाँ ब्यास कौन से है, मंडी में एंटर करती है, फिर कांगड़ा फ्लो करती है, बाणगंगा इस तरह से आती है। तो बाणगंगा और ब्यास के बीच की वैली पड़ी ना, इसमें तुमको पत्थर मिले, क्लियर हुआ। जो कांगड़ा, इसमें गुलेर है, हरिपुर है, देरा, ठीक है, सारा ये एरिया आता है। अब ये तुमको देखो राउंड शेप के पेबल्स मिल रहे हैं, क्लियर हुआ। तो ये भी तुमको दूसरा एविडेंस मिल गया कि इंसान ने ही बनाए होंगे पत्थर ही। अब जब तुमने 1974 में मारकंडा वैली में उतरे, तुम मारकंडा बढ़ती बिलासपुर में, जब तुम यहाँ पे उतरे तो पीसी खन्ना साहब यहाँ पे भी वो एविडेंस ढूंढ रहे थे, उनको यहाँ पे पत्थर मिल गए। तो 3 एविडेंस हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में याद रखने हैं कि हिमाचल में आपको 3 एविडेंस मिलते हैं जहाँ पे पत्थर मिलते हैं दोस्तों, 3 आपको, जो कि आपकी सिरसा में मिलते हैं आपको 1951 के आसपास, ओलफ प्रफुर साहब डिस्कवर करते हैं बिलासपुर में। उसके बाद 1959 में बीबी लाल साहब बाणगंगा के किनारे डिस्कवर कर लेते हैं। 1974 में मारकंडा के लॉन्ग जो है पीसी खन्ना साहब डिस्कवर कर लेते हैं, क्लियर हुआ। तो इससे ये पता चला कि इंसान हो ना हो, ये इंसान हिमाचल में था तो था 2 लाख साल से पहले, ठीक है, 2 लाख साल से 40,000 साल के बीच में इंसान यहाँ रहता तो था। क्या तुमको एविडेंस मिले, क्या उसके तुमको इंसान के कंकाल मिले, नहीं मिले, अभी तक तो नहीं मिले, क्लियर है। हो सकता, कारण यही हो सकता है यहाँ की मिट्टी एल्कलाइन है, ऐसा कहते हैं कि मिट्टी थोड़ी एल्कलाइन सी मिट्टी है, तो जो ह्यूमन जो कंकाल होता है वो गल जाता है इसमें, ठीक है। या फिर हो सकता है हमने आज तक उसको डिस्कवरी ना किया हो, नीचे नीचे बहुत नीचे जा कर के वो दफन हुई हो, ठीक है। तो हो सकता है सर डिस्कवरी नहीं की हो, उसको एक्सिबिट ही नहीं कर पाए हम, उसकी खुदाई ना हुई हो उस जगह की जहाँ पे ये कंकाल मिले होंगे, क्लियर हुआ। तो याद रखना। और तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल देखना कि भारत में सबसे पुराना जो मालूम कंकाल पड़ता है वो मिलता है आपको नर्मदा ह्यूमन, ठीक है, वो नर्मदा वैली के लॉन्ग मिलता है, क्लियर हुआ। ये भी याद रखना आप लोगों ने। चलिए अपने पास दोस्तों अगला है, और दुनिया में मिलता है सबसे पुराना, आई थिंक दुनिया में सबसे पुराना मिलता है इथियोपिया में, ठीक है, इथियोपिया में मिलता है, अफ्रीका में। अब देखो यार, अब नेक्स्ट अपने पास कौन सी है, प्री हिस्ट्री के बाद कौन सी हिस्ट्री आती है, प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री को ध्यान से याद रखना कि प्रोटो हिस्ट्री में क्या था। प्रोटो हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री में तो पिक्चर चली थी, लेकिन ना तो पिक्चर में डायलॉग थे ना सब टाइटल थे। प्रोटो हिस्ट्री में पिक्चर चली है, पिक्चर में क्या है, पिक्चर में सब टाइटल है, लेकिन तुमको सब टाइटल पढ़ने नहीं आते हैं इनके, क्लियर हुआ, तुमको वो लैंग्वेज ही नहीं आती। तो वही है प्रोटो हिस्ट्री में। अब प्रोटो हिस्ट्री के बाद अगर तुम बाद में देखोगे दोस्तों, प्रोटो हिस्ट्री में एक्चुअली प्रोटो हिस्ट्री में उसका तुम हिस्ट्री पे आ जाओगे, बीच में ना सारा ये खस जो है ये हिस्ट्री का पीरियड भी है इसमें मिक्स, क्योंकि हमने ना इनको पढ़ा है, आर्यन जो आए, फिर आर्यंस ने तो देखो यहाँ पे वेदों को लिखा, तो उसके बाद तो सारा वो हिस्ट्री में चला गया, उसके बाद तो रिटन रिकॉर्ड तुम्हारे पास एविडेंसेस मिलना स्टार्ट हो गए तुमको, है ना। तो उसमें तुमको अलग अलग हिमाचल के और ट्राइब्स के बारे में पता चलता हुआ देखने को मिलेगा, क्लियर। वहीं से तो आज मैं हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम तुमको, नहीं तो अगर सारा ही प्रोटो हिस्ट्री होती तो कैसे पता लगता कि यहाँ पे कौन रह रहा है, क्योंकि डायलॉग तो समझ नहीं आता, नहीं, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट तो हमको पता ही नहीं है। इसका मतलब ये दोस्त कि उसके बाद की बात भी करूँगा मैं, क्लियर हुआ। चलिए जी, अब कुछ हद तक हम देखते हैं कि हिमाचल में जो है वो हिमाचल के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे जो स्टार्टिंग में हिमाचल में रहते। दोस्तों यार स्टार्टिंग की बात करें तो हिमाचल में सबसे पहले की बात चलती है किनकी, कोल और कोलारियन लोगों की। अब ये कोल और कोलारियन लोग जो बेसिकली ये है आपके पास, ये बोलते हैं मुंडा स्पीकिंग लैंग्वेज है, ये बोलते हैं हम कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, ये बोलते हैं मुंडा लैंग्वेज। अब मुंडा लैंग्वेज की जब मैं बात करता हूँ, तो मुंडा लैंग्वेज की जब बात करता हूँ दोस्त, तो मुंडा लैंग्वेज जो वो इस रीजन के, इंडिया के इस हिस्से में, ठीक है, इंडिया के इस पार्ट में जो है वो मुंडा स्पीकिंग पीपल्स है। इसको कैसे रेज करूँ, क्या हो गया इसको यार, कट गया क्या ये, हट जा भाई, ठीक है हट गया, ठीक है। चलिए कहाँ पे थे, हाँ मुंडा स्पीकिंग में ना, इंडिया का मैं दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है, हालांकि गलत बन रहा है पर चलो ठीक है फिलहाल के लिए। अब देखो ये वाला हिस्सा यहाँ से, अब ये बोलता है कि कोल हिमाचल के जो पहले और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उनको कहा जाता है कोल या फिर कुलारियन लोग, कोल, हिमाचल के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कोल। अब देखो कोल लोग एक्चुअल में कहा जाता है कि कोल जो है वो आए कहाँ से, देखो ये आए इस रीजन से, सेंट्रल इंडिया के इस पार्ट से, इस हिस्से से। वैसे तो सेंट्रल क्या ईस्टर्न इंडिया हो गया ना थोड़ा सा ना, सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का इस रीजन से मूव करके वो इस हिस्से में माइग्रेट करके आए। और ऐसा हमको इसलिए पता लगा क्योंकि ये कोल जो लोग बोलते थे ये बोलते थे मुंडा लैंग्वेज। और मुंडा आज कौन बोलते हैं, आज बोलते हैं मुंडा यहाँ के लोग, आज भी बोली जाती है मुंडा लैंग्वेज यहाँ पे,
ठीक है। तो ये लोग मुंडा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके रिश्तेदार होंगे भाई यहाँ से, या ये यहाँ से माइग्रेट किए होंगे। तो हमने पहली बात तो ये पता लगाई कि जो कोल कोलारी लोग हैं दोस्त, ये यहीं से होंगे, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया पार्ट से, क्योंकि आज भी मुंडा स्पीकिंग लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो रेस है दोस्तों, ये एक रेस है। रेस भी क्या बोले यार, देखो यार, एक चीज़ मुझे यहाँ ध्यान में कि आजकल ना आप रेस शब्द का प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि यार 99.9% जो ह्यूमन है, ठीक है, उनके डीएनए सेम ही अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो आप रेस की जगह एथनिसिटी जो है वो ज़्यादा सही शब्द है, आई गेस, एथनिसिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटो एस्ट्रॉइड एथनिसिटी के लोग थे। एथनिसिटी बेसिकली उनके रंग रूप है ना, देखने की थोड़ी सी जो है रूपरेखा, उसके आधार पे, ठीक है, अपीयरेंस जो है, फिजिकल अपीयरेंस उनके यहाँ, उसके आधार पे बात कर रहा हूँ मैं। तब उस एथनिसिटी उस पर डिस्कवर की, क्योंकि देखो हिमाचल के आपके इस रीजन में, तिब्बत वाले इस रीजन में आपको कुछ अलग एथनिसिटी के लोग मिलेंगे। थोड़े उनके रूप रंग है ना, थोड़ा उनका फेशियल जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, जो देखने मतलब क्या हुआ, आँख का नाक है ना, इस तरह की बनावट जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, कद काठी बनावट थोड़ी डिफरेंट होगी यहाँ के लोगों की, ठीक है। तो यही है बेसिकली, लेकिन है तो सारे इंसान ना, डीएनए सबका 99.9 इंसान का डीएनए सेम है, तो एथनिसिटी थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है। चलिए जी, तो ये किस एथनिसिटी से थे, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड एथनिसिटी के। अब इनका ना वेदों में नाम है, देखो वैदिक टाइम में दे कॉल्ड दस या दासी। अब वेदों का जैसे ही जिक्र आ गया तो ये प्रोटो हिस्ट्री की बात नहीं चली, फिर हिस्ट्री में जा रहे हैं हम धीरे धीरे। क्लियर हुआ। क्योंकि सारी कहानी कहाँ से पता लग रही है, तुमको मैंने उस इंसान के बारे में कुछ नहीं बताया जो यहाँ ब्यास ब्यास में मिला है, जो बाणगंगा के आसपास मिला है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे सिरसा में सतलुज में मिल रहा है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो मुंडा थे कि टुंडा थे कि कुछ भी थे, कुछ पता नहीं उनके बारे में। कारण ये है कि उनकी स्क्रिप्ट ही तुम्हें समझ नहीं आई, तो कैसे बताओगे कौन थे वो, जब पत्थर देख लिया बस इतना सा आइडिया लगे भाई था कोई, ठीक, कोई तो था लेकिन कौन था, क्यों था, कैसे था, क्यों ऐसे, कैसे, क्यों, कोई पता नहीं भाई साहब, ठीक है। लेकिन इनका तो तुम्हें पता लग गया कि ये, क्योंकि वैदिक में, वेदों में इनका जिक्र हुआ है, और वेदों में क्या लिखा गया भाई, इनको इनको कहा गया कि ये दास हैं या दासियों हैं या फिर निषाद है। इनके नाम तीन बोल दिए, किनके, को लोगों के, या तो दास कह दो या दासियों कह दो या निषाद कह दो। उसके बाद इनके ना, अब देखो दास दासियों निषाद, अब लोग तो रहते होंगे उस समय, ठीक है, इस तरह से। अब इन लोगों ने भी अपने, क्या होता है, इन लोगों ने क्या किया था, उनका थोड़ा वो ना पॉलिटिकल सेटअप होगा कि कोई प्रधानमंत्री होगा, हालांकि प्रधानमंत्री टर्म तो यूज़ नहीं करते होंगे ऑब्वियसली लोग, वो आगे बताऊंगा कि माँ भी यूज़ करते थे ये लोग, है ना। अब देखो, ये जो दोस्त, ये जो इनका सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप, इसमें एक राजा रहा होगा। अब इनमें ना, इस कोल जो ये ट्राइब था बेसिकली, इसमें भी बहुत से राजा थे, जिसमें एक राजा था चामूरी, पीपरू, धुनी, शुशना, ये सारे इनके राजा थे, ठीक है। और इनका राजा देखो, इनमें एक राजा का जिक्र हुआ, जैसे सांबर वॉज दास्यू किंग हु हैड 99 फोर्ट्स बिटवीन यमुना एंड ब्यास। अब ध्यान से याद रखना, एक किंग का नाम और आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपके पास सांबर। और ये सांबर दोस्त ऐसा राजा है जिसके 99 फोर्ट्स हैं। तो पहली बात, अगर किसी राजा के 99 फोर्ट्स होंगे तो पावरफुल राजा होगा वो। फोर्ट्स का ऐसे नहीं, किले ऐसे नहीं बन जाते हैं, ठीक है। जिस एरिया को जीतोगे वहीं पे फोर्टिफाइड करोगे तुम, क्लियर है, वहीं पे अपनी तुम सेना बिठाओगे, उस एरिया को ऑक्यूपाई करोगे, तो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए आप फोर्टिफाई करोगे, उसको किला बनाओगे बेसिकली। इट मीन्स ही वॉज अ पावरफुल वन, और पावरफुल राजा था ये। अब कहाँ कहाँ से थे, यमुना, बहुत यमुना की बात करें, आजकल यमुना यहाँ से बहती है, और ब्यास, और ब्यास निकलती है आपकी यहाँ से, ठीक है, ये वाला सारा है। तो मान ले इतना सा एरिया, तो अगर मॉडर्न डे की बात करें तो ये सारा पार्ट, अब ये शिमला भी आ रहा है इसमें, ठीक है, ये कुल्लू का निचला है पार्ट, मंडी का ये जोगिंदरनगर वाली नीचे सुंदरनगर वाली बेल्ट भी आ रही है, ठीक है, उसका सिरमौर का हिस्सा आ रहा है, ठीक है, ये सारा शिमला का पार्ट, ये सारा। अब पता नहीं कहाँ तक था, लेकिन इस हिस्से के बीच में इसके कितने थे, 99 फोर्ट्स थे इसके, किसके, सांबर की। और राजा कौन सी कम्युनिटी का था, ये था कोल या कुलारी, या तो इसको दासियों भी कहा जाता, क्योंकि वेदों में इनका नाम दासियों भी कहा गया, इनको निषाद भी कहा गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट राजा है दोस्त, क्यों ये इंपॉर्टेंट राजा है, क्योंकि बाद में जब ये आर्यंस आएंगे ना, ठीक है, ये आर्यंस का राजा होगा एक देवोदास, उस राजा का नाम है देवोदास। ये राजा देवोदास क्या करेगा, ये आकर के लड़ेगा किससे, सांबर से। और इनका ये वॉर लगभग 40 ईयर्स तक चलता है, 40 सालों तक इनका देवोदास और सांबर का युद्ध चलता है, उदब्रज में। कहाँ चलता है, उदब्रज में। उदब्रज में इनका, अब उदब्रज कहाँ पे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बस ये प्लेस लिखी है, उदब्रज में इनका युद्ध हुआ, और युद्ध 40 साल तक चला। और उदब्रज नामक स्थान में क्या हुआ, फाइनली 40 साल तक युद्ध चला, युद्धब्रुज में डिफीट हुई इसकी। उदब्रुज में ये सांबर जो था और इसका एक दोस्त था, उसका नाम था वर्ची, ठीक है। अभी अकेले नहीं लड़ रहा था ना ये, सांबर प्लस वर्ची जो थे, विरची या वर्ची ये राजा था, ये दोनों आपस में मिलकर ये देवदास के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और फाइनली उदब्रज नामक स्थान में ये लोग हार गए थे बैटल को, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दोस्तों दूसरी जो
माइग्रेशन आती है, क्योंकि पहले तो देखो मुंडा स्पीकिंग लोग थे ना ये, ठीक है, ये लोग आए मुंडा स्पीकिंग कोल कोलारियन, तो ये मुंडा स्पीकिंग है, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया पार्ट से है। क्यों? क्योंकि मुंडा बोलते थे, आज भी वहाँ के लोग मुंडा स्पीकिंग है, तो हमने वहाँ से एक तुक्का सा बिठा लिया कि हाँ ये वही लोग होंगे, ठीक है। अब यार मूव क्यों करे होंगे, क्या दिमाग में आता तुम्हारे कि वाई दे हैव मूव्ड, अपना घर छोड़ कर क्यों आता कोई, माइग्रेशन क्यों करता कोई? ऐसा तो था नहीं कि उस समय नौकरी नहीं लग रही होगी तो माइग्रेट करके, क्योंकि आजकल ज़्यादातर माइग्रेशन वैसी हो रही है, या क्लाइमेटिक रीजन से माइग्रेशन होती है कि कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हाई हार्श है, जैसे कि लाहौल स्पीति के लोग माइग्रेट कर जाएंगे मनाली के आसपास को, फिर आपके भरमौर के लोग माइग्रेट कर जाएंगे कांगड़ा की लोअर बेल्ट को, ठीक है, किन्नौर के लोग माइग्रेट कर जाएंगे आपके शिमला और सोलन वाले रीजन को, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है। या फिर हो सकता है दोस्तों, एक देखो, एक और माइग्रेशन होगी, या माइग्रेशन हो सकता है वॉर, ठीक है, युद्ध लगाओ, जैसे कि इसराइल में वो युद्ध हुआ, इसराइल और ईरान का। तो ईरान के जिस एरिया में लोग लड़ रहे हैं, वो हो सकता है वो वहाँ के लोग माइग्रेट कर जाएं। हालांकि ईरान में तो अभी तक माइग्रेशन नहीं देखने को मिली, लेकिन वी हैव सीन द माइग्रेशन इन रशिया यूक्रेन वॉर। यूक्रेन के लोग, बहुत से यूक्रेन के लोग छोड़ करके जो अपने पास यूरोप के और देशों में जा रहे हैं यूक्रेन के लोग, है ना, तो माइग्रेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो उसका कारण क्या है? युद्ध हुआ ना, इसलिए माइग्रेट कर रहे हैं वो। अब हुआ ये दोस्तों कि हो सकता है यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में क्या था, यहाँ पे वो मुंडा स्पीकिंग लोग रहते थे, ये वाले कोल कोलारियन पीपल। अब यहाँ से आर्यंस की एंट्री हुई उस समय, और आर्यंस वर द फाइटर, ठीक है, ये लोग एंटर किए, तो इस रीजन में लड़े होंगे, फिर मूव करते करते हो सकता है इस रीजन में इनके एरिया में चले होंगे लड़ते लड़ते। तो यहाँ पे जब लड़ाई हुई तो इन लोगों को मूव करना पड़ा होगा ऊपर की तरफ को। तो एक कारण ये हो सकता है कि आर्यन ने युद्ध किया, आर्यन ने इस एरिया में एंटर किया, और युद्ध के कारण इनको पुश कर दिया ऊपर की ओर को। फिर हुआ, दिस माइट बी द वन ऑफ द रीज़न, ठीक है, बिहाइंड देयर माइग्रेशन, की वो मूव की क्यों गए इस रीज़न में। क्योंकि देखो इस रीज़न से मूव करके यहाँ पे आना बहुत दूर है, और ये इस रीज़न में जो है आप कह सकते हो कि इस रीज़न में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि ये लोग मूव करें ऊपर की ओर को। चलिए नेक्स्ट आपका भोट एंड किरात। भोट और किरत की बात करें, ये मंगलोइड रेस के थे। अब भोट और जो किरत किरत लोग हैं दोस्तों, ये आपका तिब्बत का पार्ट है, ठीक है। आज भी हिमाचल का एरिया तिब्बत से, क्योंकि नॉर्थ तिब्बत से अपना बॉर्डर शेयर करता है ना। और तिब्बत से इस एरिया से अगर लोग माइग्रेट करेंगे तो वो यहाँ पे रहेंगे ना, हायर हिमाचल की जो हायर बेल्ट है, जिसमें कि आपका ये लाहौल एंड स्पीति का पार्ट आ गया, आपका पांगी का ऊपरला हिस्सा आ गया, ठीक है। फिर आपका ये पांगी तो खैर ऊपर हो गया, लाहौल एंड स्पीति का मेनली पार्ट है ना। लाहौल के लोग भी बाद में बताएंगे कि वो मिक्स रेस के हैं, ठीक है। लेकिन जो ये मंगोलॉइड है ना, ये बेसिकली आपका ये स्पीतियन हो गया नीचे को, ठीक है। और किन्नौर का एरिया हो गया। तो ये सारे कैसे दोस्तों, ये भोट, ये किरत लोग थे, जो दूसरे मंगोलॉइड रेस के लोग थे। एथनिसिटी बोलो, है ना, रेस छोड़ के एथनिसिटी बोलो, कि मंगोलॉइड एथनिसिटी के लोग थे, ये भी माइग्रेट किए। तो दूसरे माइग्रेंट जो हिमाचल में आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये वाले। उसका अगला देखो खास। जब खास लोगों की बात करते हैं, खस लोग की बात करते हैं, एडवांस्ड इन वॉर, सो कॉल्ड वॉर लाइक ट्राइब। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो खस थे दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है कि ये कैसे थे, ये वॉर लाइक ट्राइब थे। अब ये लोग लड़ते थे, इतना वॉर लड़ते थे ये ट्राइब, कि इनको वॉर लाइक ट्राइब ही कह दिया गया, ठीक है। अब मैंने ये खस के राजा तुमको बताए थे देवदास, और उनके दस्यु के राजा थे सांबर। उनके बीच में 40 साल के लिए युद्ध होता है उद्ब्रज में। और उद्ब्रज में युद्ध होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ये सांबर भी मर जाता है, इसके साथ इसका एलाइज था वर्ची, वो दोनों मारे जाते हैं, और फाइनली देवदास जो है इस युद्ध को जीत लेता है। क्लियर हुआ? तो क्या ये पेपर में पूछा गया? हाँ, बहुत बार पूछा गया पेपर में। अब दोस्तों यार, इनकी टेरिटोरियल यूनिट मवाना गवर्न बाय मावी। अब ये सारी इनकी टेरिटोरियल यूनिट थी, ठीक है, एक क्षेत्र था इनका। इस क्षेत्र पे राजा जो रूल करता था उसका नाम क्या कहा जाता था, कि उस राजा का नाम है मावी, और इस एरिया को कहा जाता था मवाना, ठीक है, मवाना। और इसको रूल करने वाले बंदे का नाम होता था मावी। तो ये दिमाग में रखनी है आपने एक बात। अब दोस्तों धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चलेगी। अब आपने देखा कि हिमाचल में अब थोड़ा और जो है पॉलिटिकली इवॉल्व होगी स्टेट, ठीक है। अब होगा ये कि यहाँ पे ना थोड़े थोड़े जनपद बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जनपद कैसे बनेंगे हिमाचल में? मैंने कहा तुमको कि अब देखो निषाद, दस्यु, निषाद वो इस रीजन में रहे होंगे, क्या पता यहाँ रहे होंगे, छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित थे वो सारे। क्लियर हुआ? लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हिमाचल में जो है वो उन टुकड़ियों का गठन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मावी और जो मवाना थे बेसिकली, ये आपस में जुड़ना स्टार्ट होंगे, और जुड़ जुड़ के इन्होंने क्या बना दिया, एक जनपद क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? जनपद क्रिएट कर दिया। अब इसको तुम्हें समझना है, तुमको आई एम श्योर तुमने जो आपकी 6th सेंचुरी थी उसमें जो महाजनपद बने थे, इंडिया के संदर्भ की बात कर रहा हूँ, महाजनपद जो भारत के उसमें बने थे महाजनपद, उन महाजनपद से इनको रिलेट करना। महाजनपद क्या थे?
ये छोटे छोटे जनपद बन रहे हैं किसे, मावा या मवानी से क्या क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका जनपद। ठीक है, ये जनपद बन गया। अब ये जनपद, बड़े सारे जनपद होंगे, ये जनपद भी आपस में मिलेंगे और एक क्या बना देंगे, महाजनपद। तो क्या हिमाचल में कोई महाजनपद था? नहीं यार, हिमाचल में कोई महाजनपद नहीं था, लेकिन हिमाचल में 4 जनपद थे। कितने जनपद थे? 4। और आज की क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अब इन 4 जनपदों की बात करें तो पहला जनपद होता, उसका नाम था ओडम्बर, दूसरा था त्रिगर्त, और त्रिगर्त वेरी गुड, ये वही त्रिगर्त है जो जिसको आज तुम कांगड़ा कहते हैं। ठीक है, इसका नाम भी तुमने सुना होगा, त्रिगर्त वो कांगड़ा का पार्ट। कुलुत, कुल्लू वाला पार्ट। कुलिंद, नीचे सिरमौर के नीचे को ये सारा था। तो ओडम्बर की बात करें तो लगभग, ठीक है, रफली ओडम्बर यहाँ पे रहते हैं दोस्त। उसके बाद अगर बात करें आपके त्रिगर्त की, तो त्रिगर्त यहाँ पे, ठीक है, कांगड़ा वाला हिस्सा जो है इसमें त्रिगर्त के लोग थे। हालांकि प्रिसाइजली नहीं बन रहा है, तुमको समझाने के लिए बना रहा हूँ, है ना। कुल्लू का पार्ट जो था वो ये सारा कुल्लू का पार्ट, ठीक है जी, इस रीजन में सारे ये वाला पार्ट। उसके बाद त्रिगर्त थोड़ा नीचे बनाओ, त्रिगर्त थोड़ा यहाँ पे उतार दो, ठीक है, ये सारा त्रिगर्त का पार्ट वो करता रहा। ठीक है, ये सारा कुल्लू का पार्ट आ गया, और लास्ट में जो बच गया कुनिन्स, तो ये सारा कुनिन्स का पार्ट, अम्बाला तक के ये लोग थे। ठीक है, मॉडर्न डे क्लियर हुआ। तो ये सारा हिमाचल का, देखो ये मैप तो मॉडर्न डे मैप है ना ये, ठीक है। तो ये मैप तो ऑब्वियसली अब बाद में 1971 के बाद बना, ठीक है, 72 में प्रिसाइजली अगर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाए, ठीक है, तब बना था ये, लेकिन उसके पहले तो यही था सारा। ठीक है, तो ये हिमाचल था ऑब्वियसली, इस तरीके का कुछ। फिर जिसमें ये जो था आपके पास, ये आपके ओडम्बर्स का एरिया था, ये आपके थे त्रिगर्त थे, ये आपके कुलुत थे, और ये कुलिन से। अब एक एक करके सबको देखते हैं कि बेसिकली था क्या क्या इनके पास। ओडम्बर्स, चलिए भाई साहब, ओडम्बर्स की बात करें दोस्तों, तुम देखो अकॉर्डिंग टू महाभारत के अकॉर्डिंग जो ओडम्बर्स अब आए कहाँ से, पहली बात तुम्हारे दिमाग में 4-5 क्वेश्चन स्टार्ट में ही तुमने अपने दिमाग में रखने कि ओडम्बर्स जो है एक्चुअल में ये लोग आए कहाँ से, ये किसके डिसेंडेंट है, इनका रेफर कहाँ मिलता है, इनका जिक्र हुआ कहाँ पे है। उसके बाद इन लोगों के प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या थे, ये काम क्या करते थे, ठीक है। और अगर ये काम करते थे तो क्या इन्होंने कोई सिक्के चलाए हुए थे अपने काम के दौरान, अगर सिक्के चलाए हुए तो सिक्कों में ये कौन सी लिपि का यूज़ कर रहे थे, कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे थे। ठीक है, उस समय ब्राह्मी, खरोष्टी, ये लिपियाँ जो थी बहुत प्रसिद्ध लिपियाँ थी, क्या इनमें से कोई लिपि ये यूज़ कर रहे थे। अगर वो लिपि यूज़ कर रहे थे, तुमने ये देखना है कि अच्छा इन लिपियों पे क्या लिखा गया था भाई। क्योंकि देखो आजकल तुम ऐसा मान लो कि इनका ना, इनके सिक्के ही इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। ठीक है, तुम्हारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जैसे होती है कि तुम गए, तुम्हारी डीपी लगी हुई है बढ़िया से, है ना, तुम्हारी उसमें डीपी लगी हुई, नीचे तुम्हारे बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ कि फलाना फलाने राम, ठीक है, उनके भी नीचे तुम लिखा हुआ कि ये कर रहा हूँ, ये मतलब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो सर्वेंट एम्प्लॉय है तो नीचे भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये हिमाचली प्रशासनिक सेवा ऐसा लिख के बैठे हुए हैं। कुछ लोग सरकारी कर्मचारी लिख के बैठे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं बेसिकली। तो वैसे ही इनकी जो दोस्तों, इन बस डिफरेंस ये है कि आप सभी के ना एक एक इंडिविजुअल सबकी क्या होती है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, लेकिन इन लोगों की पूरे कम्युनिटी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी जो कि इनका सिक्का था बेसिकली। ठीक है, ऐसा मान के चलो तुम, ठीक है। चलिए, डंबर जो थे दोस्तों, ये महाभारत में इनको क्या कहा गया कि ये ऋषि विश्वामित्र के उनके क्या वंशज हैं ये, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र। और ऋषि विश्वामित्र कुछ किस गोत्र के संस्थापक थे, वो तो कौशिक गोत्र के संस्थापक थे। तो ऐसा कहा जाता है कि कौशिक गोत्र के संस्थापक ऋषि विश्वामित्र के वंश जो थे वो डंबर्स थे। ये बात होगी, 3 शब्द यहाँ पे, बस ये कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। और डंबर्स की बात करें तो ये ज्वाला जी, ठीक है, ये मॉडर्न डे जो पठानकोट का हिस्सा हो गया, ज्वाला जी का पार्ट हो गया, यहाँ पे ये सारे लोग यहाँ रहते थे। ठीक है, अब इनका रेफरेंस तुमको कहाँ मिलता है, मैंने कहा इनके बारे में याद रखना कि इनके बारे में जहाँ जहाँ जिस किताब में लिखा गया वो मेजोरिटी पूछी ली जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया कि इनका देखो, इनका रेफर कहाँ मिलता है। ओडम्बर को लिखा गया मार्कंडेय पुराण में, लिखा गया विष्णु पुराण में लिखा गया। उसके साथ बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे चंद्र गोमिन, ठीक है, चंद्र गोमिन ने किताब लिखी, उसका टाइटल था वृत्ति। इस वृत्ति में चंद्र गोमिन ने कहा गया कि ये जो लोग हैं ना, ये बेसिकली ये जो है वो शालवा की एक शालवा का हिस्सा है। शालवाज जो थे उसमें मेरे को लगता है कौरवों की साइड से थे शालवाज, है ना। महाभारत का युद्ध जो लड़ा था ना, तो शालवा जो थे वो एक सेक्शन जो थी वो कौरवों की साइड से लड़ रही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि शाल्व जो थे, जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे ना शाल्व, बस ये उन्हीं का हिस्सा है ये ओडम्बर्स। ऐसा किसने कहा, किसने ये स्टेटमेंट दी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये किसने दी वो बंदा याद रखना है बस तुमने। एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, नाम है इसका चंद्र गोमिन, और लिखा कहाँ से, इसने एक वृत्ति करके एक टाइटल लिखा है, इनको टाइटल दिया वृत्ति, टाइटल वृत्ति। चंद्र गोमिन कॉल्ड देम अ सेक्शन ऑफ सालवा, ठीक है, तो शालवा का एक सेक्शन इसको कहा गया भाई चंद्र गोमिन। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या जाता है, उसके बाद आता है द फेमस कमर्शियल सेंटर ऑफ दैट टाइम वॉज पठानकोट। अब देखो यार, ये पठानकोट जो है मॉडर्न डे यहाँ जैसे लाई करता है। तो ये जो था कमर्शियल सेंटर था, क्योंकि सेंटर इंडिया से जो लोग इस तरह को मूव तक्षशिला ऊपर की तरफ हो ना, देखो मॉडर्न डे जो आपका अफगानिस्तान है,
पाकिस्तान का जो कंधार का ये सारा, ठीक है, ऊपर वाला रीजन है। तो इस रूट से होकर के लोग जाते थे, व्यापार करते थे। भाई सेंट्रल एशिया को जाना हो तो यहाँ से जाते थे लोग। तो बीच में पठानकोट पड़ता था। बस ये पठानकोट में क्या होता था, इनका जंक्शन था। ऐसा लगा लो कि टोल टैक्स वसूल करते थे ये लोग, ठीक है, ये उडम्बर्स। अब टोल टैक्स यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ से कोई लोग आ रहे हैं तो बोलेंगे रुको भाई, हाँ चलो एंट्री फीस दो, चलो जीएसटी दो हमारा, ठीक है, ये क्या चीज़ लेके जा रहे हो, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी तो नहीं, कस्टम ड्यूटी बोलो, है ना, कस्टम दो हमारे को, ठीक है। तो ये कस्टम लेकर के फिर एंट्री कर देंगे, चलो जाओ भाई। तो इस तरह से दोस्त क्या होता था, ये एक बैरियर, एंट्री बैरियर था सेंट्रल इंडिया से आने वाले लोगों को इस तरफ जाने के लिए। और इस तरफ से आए लोग तो भी सेंट्रल में बढ़ता था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करते होंगे लोग। जब टैक्स कलेक्ट करते लोग तो पैसा आया, जब पैसा आया दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, देखो सिल्वर के कॉइन चलाएंगे, कॉपर के कॉइन चलाएंगे, ठीक है। और उन पे क्या लिपि लिखेंगे, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। तो क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल सर मैम ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। और कॉइन कैसे, सिल्वर और कॉपर। अब कॉपर और सिल्वर कॉइन्स पे क्या छपवाया था इन्होंने, उन पे लिखा क्या था इनके कॉइन्स पे, तो याद रखना यार, जो इनके कॉइन्स थे ना, उन पे बना था ट्राइडेंट, और नीचे बुल बना था, बुल सांड, और ऊपर बना था ट्राइडेंट, ट्राइडेंट होता त्रिशूल। अब ध्यान देना, जब त्रिशूल बना दिया, नीचे बुल, अब जब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें आएंगी कि यार ये इन्होंने त्रिशूल क्यों बनाया इस पर, और ये बुल क्यों बनाया। तो क्या हिस्ट्री में, क्या हमारे स्क्रिप्चर में, या फिर हमारी जो हमारे पास धर्म है उसमें कुछ इस तरह के सिंबल यूज़ करता है कोई भगवान। हाँ यार करते हैं, कौन करते हैं, करते हैं शैवाइट धर्म के लोग करते हैं, शिव धर्म। ये त्रिशूल भगवान शिव का त्रिशूल, और नीचे जो आपके पास ये बैल है, हो सकता है ये नंदी हो। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ से एक और फैक्ट हम ऐड करते हैं अपनी हिस्ट्री में, अपनी समझ को विकसित करने के लिए, कि ये लोग शिव धर्म को मानने वाले होंगे। और अगर शिव धर्म को मानेंगे दोस्त, इसीलिए इनको शेवाइट फेथ के लोग भी कहा जाता है, उडम्बर्स को। अब उडम्बर जो था, अब उडम्बर्स की पॉलिटी किस तरीके की थी, ठीक है। और उडम्बर्स की पॉलिटी दोस्तों रिपब्लिकन, कैसे थी ये, रिपब्लिकन। अब रिपब्लिकन क्या होता है कि जो आपका हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि नॉमिनेटेड, ठीक है, इलेक्टेड होगा वो लोग ही, ये ट्राइब के लोग ही चुनेंगे अपने बीच में से, उसको इलेक्ट करेंगे। तो रिपब्लिकन नेचर वो होता है। इंडिया इज़ अ रिपब्लिकन, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं, सॉरी, इंडिया का हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट। तो भारत की जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो कोई किसी राजे या राजघराने से नहीं आते, ठीक है, वो हम लोगों के बीच में से ही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में से ही हैं, कॉमनर थे वो, और उनको ही आपने देश का क्या बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। तो हेड ऑफ स्टेट कैसा आपका चुना हुआ है, तो जैसे ही चुन लिया वैसे ही हो गया रिपब्लिकन नेचर। लेकिन नहीं चुनते तो क्या होते हैं, मोनार्क, जैसे कि आपकी आपके पास यूके की रानी है ना, वहाँ पे बेशक कोई भी हो, लेकिन उनकी जो हेड ऑफ स्टेट, उनकी रानी है, वो एक ही फैमिली से आती है। क्लियर हुआ, आती थी, सॉरी। चलिए, और डम्बर्स के बाद नेक्स्ट आता दोस्तों आपका इनके रिलीजियस बिलीफ, बोल दिया शेवाइट थे, क्यों, कैसे, क्योंकि ट्राइडेंट मिला है, बुल मिला है आपको इनके ना। अच्छा जी, और देखो, अब इनका जिक्र जो है पणिनि, पणिनि एक बहुत महत्वपूर्ण राइटर है हिस्ट्री में, ठीक है। पणिनि क्या करते हैं दोस्तों, ओडम्बर्स इज ऑल्सो फाउंड इन, पणिनि की एक किताब है जिसका नाम है गणपथ। चल भाई गणपथ, गणपथ में पणिनि ने इनको ओडम्बर्स के बारे में लिखा गया बाय पणिनि, तो याद रखना इसको। चलिए अगले में मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव त्रिगर्त। त्रिगर्त की बात करें तो त्रिगर्त जो है, त्रिगर्त, त्रि मतलब ट्राई मतलब तीन, तो त्रिगर्त ड्रेन्ड बाय 3 रिवर्स। अब कौन कौन सी, यहाँ से निकलती दोस्तों रावी, उसके बाद निकलती है ब्यास, उसके बाद आपके पास तीसरी है सतलुज, ठीक है। तो इन 3 नदियों के बीच में जो ये हिस्सा आ गया, ये सारा कैसा था, दिस वॉज त्रिगर्त, ये त्रिगर्त का हिस्सा था। क्लियर हुआ। अच्छा जी, अब त्रिगर्त जो है ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी प्रिंसली स्टेट है भारतीय हिमाचल की। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका पहला जो हिस्टोरिकल जो मेंशन मिलता है वो मिलता है त्रिगर्त का 5वीं सेंचुरी में, ठीक है, ईसा पूर्व में, पणिनि की राइटिंग में मिलता है। पणिनि ने इनके बारे में लिखा सबसे पहले। उसके बाद देखो, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिगर्त को क्या कहता है, जलंधर, त्रिगर्त को ही कहा जाता था जलंधर। उसका त्रिगर्त वॉज फाउंड बाय भूमाचंद। अब ये भूमाचंद जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कहा जाता है कि भूमाचंद जो थे वो त्रिगर्त के फाउंडर थे। क्या थे, त्रिगर्त के संस्थापक थे भूमाचंद। त्रिगर्त में एक राजा हुए दोस्तों, उनका नाम था सुशर्म चंद्र, का नाम था सुशर्म चंद। सुशर्म चंद वही राजा दोस्तों जिसने त्रिगर्त में नगरकोट जो है, आज का नगरकोट जो कांगड़ा है, उसकी इन्होंने उसकी स्थापना की, ठीक है। याद रखना नगरकोट की स्थापना अलग है
त्रिगर्त की स्थापना अलग है, त्रिगर्त की स्थापना भूमाचंद्र ने की थी। और नगरकोट में इसी भूमाचंद्र के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था सुशर्मा चंद्र, जिन्होंने नगरकोट की स्थापना की। और ऐसा कहा जाता है कि यही वो सुशर्मा चंद्र हैं जो कि कौरवों की तरफ थे महाभारत के युद्ध में। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भारत हिमाचल के ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने कौरवों की ओर से पार्टिसिपेट किया था महाभारत में, मतलब वो पांडवों के अगेंस्ट लड़े थे। तो इनका नाम क्या था? सुशर्मा चंद्र। अब पाणिनि ने इनको कहा था कि ये कैसे हैं? ये अयुद्ध जीवी संघ है। ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जीविका किससे लेते हैं? वो अपनी आजीविका कहाँ से कमाते हैं? युद्ध लड़के पर। तो ये लड़ाके होंगे, इसका मतलब वॉरियर होंगे उस समय, ठीक है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे पाणिनि। और किसके बारे में कहा गया था? त्रिगर्त के लोगों के बारे में क्या कहा गया था? अयुद्ध जीवी संघ, वॉर लाइक ट्राइब्स। आज भी आपको कांगड़ा के लोग, बहुत से लोग आज को आर्मी में सर्व करते हुए देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री में हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। विक्रम बत्रा जी हैं, ठीक है जी, और सोमनाथ शर्मा जी हैं, ठीक है। तो परमवीर चक्र जिनको मिला है, पहले परमवीर चक्र विजेता भारत हिमाचल से, ठीक है। तो वो सारे कांगड़ा के ही लोग थे। क्लियर हुआ? तो आज भी आपको देखने को मिलता है। प्रेजेंट इज क्या होते हैं इसको? की टू पास्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट ही आपकी पास्ट की भी होती है, ये ध्यान रखना तुमने। स्क्रिप्ट यूज्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी, इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में पूछ लिया जाता है। ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को ये यूज़ करते थे। नेक्स्ट वी हैव कुलुता। एंशियंट कैपिटल ऑफ कुलुता वाज नगर। कुल्लू की बात कर रहा हूँ मैं। एंशियंट कैपिटल क्या थी इसकी? नगर। पुरानी कैपिटल थी नगर। फाउंडर क्या है दोस्तों इसकी? बिहंगमनी पाल, ठीक है। तो इनके फाउंडर थे बिहंगमनी पाल। तो दो इफेक्ट याद रखने कुलुता से कि कुलुता जो थी इनकी एंशियंट कैपिटल कुलुता की नगर थी और फाउंडर थे बिहंगमनी पाल। अब तुमको यहाँ पे एक कॉइन मिलता है कुलुता के राजा का। सबसे ओल्डेस्ट कॉइन इन कुल्लू वैली जो है वो कौन सा है दोस्त? वो मिलता है राजा वीरयार फॉर 100 AD, ठीक है। बहुत नया है वैसे तो कंपेरेटिव देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन कुल्लू का सबसे पुराना है भाई। राजा वीआर्स क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और ये आपका कहाँ से? 100 AD कॉइन है। वॉज रिटन इन संस्कृत एंड, ठीक है। रिवर्स में क्या लिखा गया? रिवर्स में प्राकृति लिखी है और खरोष्टी स्क्रिप्ट लिखी है। तो याद रखना इसमें देखो एक स्क्रिप्ट ऐड हुई संस्कृत, ये मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि इससे पहले किसी में संस्कृत स्क्रिप्ट नहीं थी। तो ये तो कुल्लू में संस्कृत मिल गई तुमको। तो कॉइन पे संस्कृत स्क्रिप्ट लिखी है। 100 AD ऑयल कॉइन है। राजा का नाम वीर राजस्य ऐसा कुछ नाम था इसका, मैं भूल रहा हूँ पूरा नाम, ठीक है। तुमने इसका नाम याद रखना। मेरे को याद आ रहा है कि इसका पूरा नाम कुछ और था, वीर या रस्य कुछ नाम था इसका, ठीक है। और ये आपका कुल्लू का सबसे पुराना कॉइन है। कुलुता का सबसे पुराना कॉइन 100 AD कॉइन, संस्कृत लिखेगी, प्राकृतिक लिखी, क्रस्ट लिखेगी। ये सारा याद रखना तुमने। और फाउंडर थे बिहंगमनी पाल। नेक्स्ट वी हैव कुनिन्स। देखो कुनिन्स की बात करें दोस्तों, कुनिन्स वर द हिल पीपल। ये वो लोग थे जो किस एरिया में रहते थे? ये एरिया रहता था आपके ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच के एरिया में रहते थे, जो कि प्रेजेंटली शिमला या सिरमौर हिल्स के बीच में आता है। और कहीं कहीं आपका अंबाला, सहारनपुर, ये सारा एरिया प्लेन्स में, ये भी कहीं ना कहीं इनकी अधीनता देखो कुनिन्स लिखेंगे, ठीक है। और डम्बर्स लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, इन्होंने क्या किया मॉडर्न पीरियड में? इनको आप कनेत से भी जो है, अच्छा मॉडर्न डे कनेत जो है ना, ऐसा कहा जाता है उनके डिसेंडेंट थे ये कुनिन्स। क्लियर? और वो लोग इसी रीजन में रहते हैं, सिरमौर के आसपास। अच्छा, दे इशूड सिल्वर कॉइन। इनके कॉइन कैसे थे भाई? चांदी के सिक्के थे। अच्छा, इनका एक फेमस किंग था जिसका नाम था अमोघ भूति वर देयर फेमस किंग। अमोघ भूति वर देयर फेमस किंग। अब इनकी जो कुनिन्स की एडमिनिस्ट्रेशन थी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से? ये लोग भी रिपब्लिकन फॉर्म को जो थे अडॉप्ट किए हुए थे, है ना। तो देखो यार कितनी अच्छी बात है। अभी तक सारे ना रिपब्लिकन ही है, मतलब राजा खुद चुन करके दे रहे हैं। और इसके बाद एकदम से जज्बात पलटेंगे, देखना तुम। इसके बाद की हिमाचल की हिस्ट्री इतनी बर्बाद होगी ना, ठीक है। इस समय इसके बाद क्या हो जाएगा? सारे मोनार्क सिस्टम में चले जाएंगे कि राजा का बेटा राजा बनेगा बस, ठीक है। बस वो कहानी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जा करके लड़ते झगड़ते फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। बस उसके बाद वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल पड़ेगी सारी, ठीक है। ये चंबा का राजा है तो चंबा की पूरी डायनेस्टी पढ़नी पड़ेगी। उसे कांगड़ा का तो कांगड़ा की पूरी डायनेस्टी पढ़ो, ठीक है। वो कुल्लू के तो पूरे राजे पढ़ते रहो, उनके बाप चाचे दादे दादे सारे हुए पढ़ते रहो, ठीक है। तो इसके बाद पूरा मतलब मोनार्क सिस्टम स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हमारे क्या करेंगे फ्रीडम फाइटर, जब फिर सेंस ऑफ थोड़ा बहुत क्या आएगा, रेनेसां आएगा, ठीक है, जागरूकता आएगी लोगों में। तो फिर क्या करेंगे वो? फिर बीच में से ब्रिटिश आ जाएंगे, फिर सिख अटैक हो जाएगा हिमाचल में, बीच में ब्रिटिश अटैक कर लेंगे, ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लेंगे। ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लेंगे तो फिर मॉडर्न नेशनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ के लोग फिर प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई छोड़ो, निकलो यहाँ से। जैसे ही प्रोटेस्ट होगा फिर उसके बाद क्या हो जाता है? फिर उसके बाद फाइनली तुमको डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी, ठीक है। उसके बाद तुमको एक्चुअल में डेमोक्रेटिक राइट्स मिलेंगे 1947 के बाद।
तो तब तक देखना कैसी कहानी चलेगी। अच्छा, कुनिन्स वर रिपब्लिकन और एडमिनिस्ट्रेशन का रिपब्लिकन था। अब देखो यार, कुनिन्स के कॉइन कैसे थे, इनकी कॉइन्स पे प्रकृति थी और खरोष्टी थी। इनके कॉपर के कॉइन थे, मोस्टली हैव लेजेंड्स इन ब्राह्मी ओनली। ठीक है, तो देखो ये इनके कॉइन्स को, इस तरह के कॉइन्स है दोस्तों, देखा। तो इस तरह के कॉइन्स को देख करके आप देखो, ये मोटिव इस तरह का, ये स्वास्तिक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हिंदू, इस तरह से आप देख सकते हैं इनको, है ना। बाकी बाकी तो इस तरह की सारे कॉइन्स, अब ये है नहीं एक्चुअली में इनके कॉइन, मैं तो कमेंट तब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ये एडिटर ने कहीं और के कॉइन्स लिए। ठीक था यार, दिस इज़ इट, ठीक है। ये सारी वीडियो थी आपकी हिमाचल के। हमने जितने भी थे हिमाचल की हिस्ट्री से लेकर के आज तक जितने भी एविडेंस मिले हैं, और किस तरह से हिमाचल की हिस्ट्री ग्रो कर रही है इनिशियल फेज़ में, अभी स्टार्टिंग में, है ना। स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि लोग इस तरह से, आपकी बस्ती बस रही है बस हिमाचल में, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो वो स्टार्ट करेंगे हिमाचल का, जिसमें कि अब हम जो है वो और हिस्ट्री में अगले कदम पे चलेंगे और देखेंगे कि इसके बाद के हिस्ट्री में आपके एंशियंट ट्राइब्स कौन कौन से थे, ठीक है। इसका एंशियंट ट्राइब जो थे, ट्राइबल कम्युनिटी आ जाएगी उसके बाद, ठीक है, हिमाचल में। उसके बाद आप देखोगे कि हिमाचल में अब ना राजा वगैरह एंटर कर लेंगे सारे। क्लियर हुआ कि अब कांगड़ा त्रिगर्त है, तो त्रिगर्त में एक राजा बैठ जाएगा और फिर उसकी फैमिली रूल करेगी एंड तक सारी। चंबा है, चंबा में एक राजा बैठ जाएगा, वो पूरा रूल करेगा, ठीक है। कुल्लू में एक राजा इस्टेब्लिश हो गया, देखो ट्राइबल इस्टेब्लिश हो गया। अभी तो रिपब्लिकन है लोग, लेकिन धीरे धीरे तब मिट्टी प्लीत होगी और आप लोग सारे कैसे हो जाएंगे, मोनार्की की तरफ चले जाएंगे। क्लियर हुआ, तो उसको डिस्कस करेंगे, और उसको हम हो सकता है तो एक एक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर और वीडियो ऐसे लानी हो तो इस तरह से भी डिस्कस करते हैं। बाकी हिस्ट्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस की जाए तो वो ज़्यादा सही रहती है हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो तुमको हेल्पफुल लगी है, आप एंड तक तो देख ही लिए तुमने, अगर तुमको लग रहा है कि ठीक है दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू इन एनी वे, ठीक है, कुछ भी तुमको नया सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उससे एक मोटिवेशन सा मिलता है, ठीक है। और लाइक्स अगर तुमको लग रहा है जनरल तुमको हेल्प हुई है, तब करना ये दोनों काम, लाइक भी तब भी करना, सब्सक्राइब भी तब भी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट, बाय बाय।